एंडोक्राइन सिस्टम कराएं। बायो का आप लोगों का टॉपिक है नेक्स्ट, एंडोक्राइन सिस्टम। आप लोगों का रिसेप्टर्स जो थे वो हो चुके थे, ईयर और आई में से ईयर हो चुका था, आई का हमारा रहता था। ठीक है, वो हम लोग फिर देख लेंगे। आई का पूरा रहता था, उसमें से कुछ पार्ट्स नहीं रहते थे, पूरा रहता था रिवीजन में। अच्छा, अब आ जाए एंडोक्राइन सिस्टम पे। एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस को कंट्रोल कर, उन फंक्शंस में आपके जो ग्रोथ है, आपकी जो ग्रोथ है वो भी आ जाती है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन, ग्लूकोज कंसंट्रेशन ब्लड में मेंटेन करना, किडनी में जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, ये सब की सब एक्टिविटीज को रेगुलेट करना पड़ता है। यानी ऐसा हो सकता है कि आपकी बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन होनी हो, लेकिन उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, रीअब्जॉर्प्शन कितनी होनी चाहिए, इसको जो है वो रेगुलेट करना पड़ता है, या बॉडी को खुद ज़रूरत के मुताबिक उसको देखना पड़ता है। और इस काम के लिए, इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए कौन सा सिस्टम काम करता है? एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है। इस सिस्टम में जो कम्युनिकेशन है, अब जैसे आम तौर पे आप लोगों की कम्युनिकेशन या रिसेप्टर क्या चीज़ होती है, आप किसी चीज़ को अपनी सेंसेस से देख लेते हैं या टच कर लेते हैं या अपनी सेंसेस से फील कर लेते हैं, तो फिर वो एक सिग्नल का काम करता है और आपके बॉडी के मुख्तलिफ मैकेनिज्म या मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसी तरह जो इसमें कम्युनिकेशन है वो किसके ज़रिए होती है? वो ख़ास किस्म के केमिकल्स के ज़रिए होती है, और वो केमिकल्स आपके अफेक्टर्स रिलीज करते हैं। ठीक है, इन केमिकल्स को जिनके ज़रिए आपके ये प्रोसेसेस कंट्रोल होते हैं, उन केमिकल्स को हार्मोन्स का नाम देते हैं। हार्मोन्स जो हैं वो एक ख़ास किस्म के मैसेंजर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाते भी हैं और सेक्रीट भी करते हैं। ये ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड्स? ये जो आपके अभी जिक्र हो रहा है, जिनका एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात हो रही है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये सारे के सारे डक्टलेस होते, अच्छा इनमें कुछ जो है वो डक्टलेस होते हैं जो कि सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जो है वो रिलीज कर देते हैं, और ब्लड जो है वो फिर इनको मुख्तलिफ ऑर्गन्स या टिश्यूज तक पहुंचाता है जहां पर इनका काम होता है या इनकी जरूरत होती है। सही है, सही है। अच्छा, ये तो कौन से थे? एंडोक्राइन ग्लैंड जो थे, इनकी डक्ट नहीं होती, इनकी कोई ओपनिंग नहीं होती जिसके जरिए क्या कर सके, ये सिक्रीशंस प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन कुछ ग्लैंड्स हमारी बॉडी में, या काफ़ी ग्लैंड्स ऐसे भी हैं जिनको हम एक्सोसाइन कहते हैं, और इनके ऊपर जो है वो रिलीजिंग सिक्रीशन रिलीज करने के लिए ख़ास किस्म की जो है वो डक्ट्स मौजूद मौजूद होती हैं, जैसे स्किन ग्लैंड्स हो गए या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गए। तो ये दो किस्म के ग्लैंड्स हैं, एक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे क्या हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की क्या मेन पॉइंट है कि वो डक्टलेस हैं, और जो एक्सोसाइन ग्लैंड्स हैं वो सारे के सारे जो हैं उनमें डक्ट मौजूद होती है जिसके जरिए वो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। सही है, चले ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको स्टडी कर लेते हैं, या उनको कल आपका बायो है, कल हम सारे के सारे जो हैं वो कल हम स्टडी कर लेंगे। आप लोगों ने ये डायग्राम जो है ये बना के लानी है कल, और लाजमी मुझे चेक करानी है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में जो मुख्तलिफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी डायग्राम्स हैं। सबसे पहले अगर आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, मैं इनके नाम बता देता हूँ, लोकेशन बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड आपको नजर आ रहा है, ब्रेन में मौजूद है। फिर उसके बाद आपके कौन से आ जाते हैं? थायराइड ग्लैंड आ जाते हैं या पैराथायराइड ग्लैंड्स आ जाते हैं। ये दोनों जो है वो गले में मौजूद होते हैं या गले के आसपास, गले की कैविटी में मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड्स आ जाते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स जो है वो किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं। और फिर पेंक्रियाज आ जाते हैं। पेंक्रियाज भी जो है वो एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट के आसपास के एरियाज में मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद दो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो अपना रोल प्ले करते हैं, वो ग्लैंड्स हैं, और वो कहाँ पर मौजूद हैं? वो आपके जो लोअर एब्डोमेन का लोअर पार्ट है वहां पर मौजूद है, जिनमें फीमेल में ओवरीज आ जाती हैं और मेल्स में टेस्टिस वगैरह आ जाते हैं। फिर आगे चलते हैं, वापस आ जाते हैं इसकी तरफ,
और इसमें एक फीडबैक मैकेनिज्म है, इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं अभी। फीडबैक मैकेनिज्म, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं इनका मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर से मुख्तलिफ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, आपको एक और बात बताता चलूं कि इनके ऊपर जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो ये नहीं होता कि वो मुसलसल प्रोड्यूस हो रहे हो या हर वक्त जो है वो एक ही जितनी क्वांटिटी आ रही हो। इनका क्योंकि रेट नहीं होता, तो इसको कंट्रोल करने का बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है कि कब किस हार्मोन की जरूरत है, तो वो उतना ही ज्यादा बॉडी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब वो कितना प्रोड्यूस करती है, किस रेट पे प्रोड्यूस करती है, द रेट वेरीज विद द नीड्स ऑफ द बॉडी। जितनी बॉडी को जरूरत होती है वो उस हिसाब से जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सिक्रीशंस देते हैं। जैसे हमारी बॉडी के और फंक्शंस हैं, इसी तरह सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स भी जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए ही कंट्रोल हो रही होती है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब है कि जिसके जरिए आउटपुट किसी एक सेम प्रोसेस की आउटपुट को रेगुलेट किया जा रहा होता है। और इसकी दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक होता है और एक नेगेटिव फीडबैक होता है। नेगेटिव फीडबैक की बात करते हैं पहले। नेगेटिव फीडबैक क्या है कि जब अगर किसी प्रोसेस की आउटपुट को डिक्रीज करना हो या उस प्रोसेस को रोकना हो तो वो नेगेटिव फीडबैक होता है। और इस मैकेनिज्म को, ये मैकेनिज्म काम करता है के नॉर्मल वैल्यू को देखते हुए कि अगर फर्ज करें एक बंदे को ब्लड ग्लूकोज चेक किया गया या उसके ब्लड में ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो पेंक्रियाज क्या करते हैं? इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। और अगर वो ब्लड इंसुलिन प्रोड्यूस होने से क्या होता है कि उसकी ब्लड ग्लूकोज वापस डिक्रीज कर देती है और वो नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। और अगर उसकी डिक्लाइन की जाए इसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो फर्ज करें कि अगर किसी पॉइंट से ज्यादा नीचे आ गई है तो फिर बॉडी या जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको मैसेज जाता है कि आपने इंसुलिन की प्रोडक्शन को रोक देना है। और जब वो उसको रोक देता है तो आपके जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल से नीचे आना शुरू हो जाती है। और अब वो इंसुलिन को रोकने के बाद अगला काम क्या करते हैं? पेंक्रियाज एक और हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको ग्लूकागॉन कहते हैं। और उसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होना शुरू हो जाती है। और इस केस में ब्लड कंसंट्रेशन जो है वो उस वक्त तक ज्यादा कर दी जाती है जब तक वो नॉर्मल लेवल पर ना आ जाए। और इस मैकेनिज्म को जो है वो क्या कहा जाता है? नेगेटिव फीडबैक कहा जाता है। अब पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा, इसको ऊपर वाले से रिलेट करेंगे तो आपको दोनों ही समझ आ जाएंगे। ठीक है, दोनों को कंट्रास्ट में देखेंगे तो आपको समझ आएगी मजीद इंशाल्लाह। पॉजिटिव फीडबैक में जो चेंजेस किसी प्रोसेस को ज्यादा कर दें उनको कहा जाता है कि उसका पॉजिटिव फीडबैक है। एग्जांपल दी गई है कि जैसे आपको इन्फेंट जो है वो जब मदर उसे फीड कराती है तो वो सकलिंग एक्शन करते हैं। सकलिंग एक्शन की वजह से एक खास किस्म के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होती है। और इसी की वजह से वो हार्मोन प्रोड्यूस होता है। और जितना ज्यादा सकलिंग करते हैं बेबी उतनी ज्यादा जो है वो मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होती रहती है। यानी ये एक प्रोसेस को क्या कर रहा है? स्पीड अप कर रहा है। और इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलें ये भी हो गया। अब कल इंशाल्लाह हम इसके सारे ग्लैंड्स करेंगे और आप लोगों ने वो डायग्राम लाजमी बना के लानी है।